बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। क्या सऊदी अरब और ईरान सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? सीरिया, यमन, कतर के बाद अब लबनान में भी एक नया महाज खुलता नजर आ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो मुल्क में अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया कि ईरान अलहूसियों को हथियार देते हुए सऊदी अरब से सीधे जंग कर रहा है। इन हालात पर तफसील से रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। क्या ईरान और सऊदी अरब टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? रियाद ने तेहरान पर लगाया सीधी जारहियत का इल्जाम, कहा जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी इल्जामात के बाद अलहूसियों ने हुदैदा में की यमन में बने हथियारों की नुमाइश। यमन के जिला वतन सदर मंसूर हादी सऊदी अरब में नजरबंद कर दिए गए। एसोसिएटेड प्रेस ने किया दावा, साद हरीरी अबुधाबी पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने की सऊदी क्रैकडाउन की तायीद, कहा गिरफ्तार किए गए लोगों ने मुल्क को निचोड़ लिया था। ट्रंप साउथ कोरिया पहुंचे, सदर मून जाइन से मुलाकात, कई बिलियन डॉलर्स के हथियार बेचने का किया समझौता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की म्यांमार की सख्त मजम्मत, कहा रोहिंग्यों पर ताकत का इस्तेमाल फौरी बंद किया जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सूरत हाल से निमटने के लिए पार्किंग फी 4 गुना बढ़ाने का फैसला। केजरीवाल ने कहा शहर गैस चैम्बर बन गया। नोटबंदी का 1 साल, मनमोहन सिंह ने कहा मुनज़्ज़म लूट थी। जेटली ने दिया जवाब, लूट तो यूपीए दौर में मची थी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मिडल ईस्ट के धमाकू हालात की बात करते हैं। सऊदी अरब ने लबनान की हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो मुमलिकत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही है। सऊदी अरब ने इस इल्जाम के लिए हिजबुल्लाह की जारहियत को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह मिडल ईस्ट की सूरत हाल में एक नई कशीदगी पैदा होती नजर आ रही है। हाल ही में लबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने सऊदी अरब से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और ईरान और उसकी इत्तेहादी हिजबुल्लाह पर खित्ते में नफरत के बीज बोने का इल्जाम लगाया था। खलीजी मामलात से सऊदी अरब के वजीर समर अल सुबहान ने कहा कि लबनान की हुकूमत ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसकी वजह हिजबुल्लाह की जारहाना कार्रवाइयां और हम उनसे निपटेंगे। अल अरबिया से बातचीत करते हुए सऊदी वजीर ने कहा कि हिजबुल्लाह हर उस दहशतगर्द सरगर्मी में शामिल है जिससे सऊदी अरब को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लबनान को अमन या हिजबुल्लाह के साथ इत्तेहाद में से किसी एक को चुन लेना चाहिए। लबनान की हुकूमत ने अब तक इस इल्जाम पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये हालात बताते हैं कि लबनान, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इलाकाई कश्मकश का एक नया मैदान बन सकता है। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि इसराइल इन हालात का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बेरूत से अल जजीरा की नुमाइंदा ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से जिस जबान का इस्तेमाल किया गया है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अल जजीरा की नुमाइंदा जीना खिजर ने कहा कि लोग इस जारहाना बयानबाजी से बहुत परेशान हैं। साद हरीरी लबनान के एक सुन्नी सियासतदान हैं और सऊदी अरब के इत्तेहादी हैं जिन्होंने रियाद से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उनके इस ऐलान से लबनान की मिली जुली हुकूमत बहरान से दोचार हो गई है। इस हुकूमत में हिजबुल्लाह भी शामिल थी। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साद हरीरी का इस्तीफा सऊदी अरब की तरफ से थोपा गया है और यह इस्तीफा हरीरी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दिया गया। खबर है कि लबनान के वजीर आजम की हैसियत से इस्तीफा देने वाले साद हरीरी सऊदी अरब से अबुधाबी रवाना हो गए हैं। एक टीवी चैनल ने यह खबर दी है। सऊदी अरब के अल अरबिया टेलीविजन नेटवर्क ने भी इस रिपोर्ट की तस्दीक की और कहा कि साद हरीरी ने यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। लबनान के वजीर इंसाफ ने एक दिन पहले कहा था कि साद हरीरी को अपने मुल्क वापस आना चाहिए।
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے اپنے سفارت خانوں سے کہا ہے کہ وہ ایران اور حزب اللہ کے خلاف مہم تیز کر دیں۔ اسرائیل کے چینل 10 کے مطابق اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اپنے سفارتکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ میزبان ملکوں سے اپیل کریں کہ وہ لبنان کی سیاست میں ایران اور حزب اللہ کے رول کی مخالفت کریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف حکومت کی حالیہ کارروائیوں کی تائید کی ہے۔ ٹرمپ نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ انہیں سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس پر پورا بھروسہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے گرفتار ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے بعض نے کئی سال تک سعودی عرب کو نچوڑا ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے کچھ دنوں میں کئی اہم شخصیتوں، شاہی خاندان کے ارکان، وزیروں اور بزنس ٹائکونز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن سے بچنے کی کوشش کے دوران ایک شہزادہ ہلاک بھی ہو گیا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں دنیا کے امیر لوگوں میں سے ایک پرنس ولید بن طلال اور نیشنل گارڈ کے چیئرمین متی بھی شامل ہے۔ ولید بن طلال اور ٹرمپ کے درمیان کئی مرتبہ ٹویٹر پر جھڑپ بھی ہوئی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف الزامات کی آڑ میں پرنس محمد کے مخالفین کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ بعض ایکسپرٹس کی رائے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ بات صاف کر دی ہے اپنے اقدامات کے ذریعے کہ وہ کسی بھی قیمت پر سعودی عرب کے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ خطے میں بدامنی کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لبنان بحران اس کی ایک مثال ہے۔ پرنس محمد کو یمن جنگ کا آرکیٹیکٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے یمن کے جلا وطن صدر عبدالربو منصور ہادی کو ان کے بیٹوں، وزیروں اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ نظر بند کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ دعویٰ کیا۔ عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی نے کہا کہ جلا وطن یمنی لیڈر عبدالربو منصور ہادی اور UAE کے درمیان اختلافات ان کی جلا وطنی کی وجہ ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے ہادی حکومت کی بحالی کے نام پر ہی یمن میں حملے شروع کیے تھے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی عبدالربو منصور ہادی اور ان کی حکومت کے وزیر اکثر وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں رہے۔ سعودی عرب اور UAE اس فوجی اتحاد کے اہم ملک ہیں جو یمن میں الحوثیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی اتحاد نے مارچ 2015 میں ہوائی حملے شروع کیے تھے۔ یمن میں UAE کے کئی سپاہی تعینات بھی ہیں لیکن اب بھی یمن کے دارالحکومت صنعا اور کئی علاقوں پر الحوثیوں کا کنٹرول برقرار ہے۔ سعودی عرب نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ الحوثیوں کو ایران سے ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے یمن کی ہوائی، زمینی اور سمندری ناکہ بندی کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے کہا کہ علاقے میں جہازوں کی ٹریفک اس ناکہ بندی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ الحوثیوں نے ریاض پر ایک میزائل حملہ کیا تھا جس کے بعد یہ ناکہ بندی کی گئی اور تناؤ میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے وارننگ دی ہے کہ سعودی عرب کی اس ناکہ بندی سے یمن کے لوگ بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں جو پہلے سے ہی انسانی بحران سے دوچار ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کے ترجمان نے جنیوا میں یہ بات بتائی۔ سعودی عرب کی طرف سے الحوثیوں پر ایران سے ہتھیار حاصل کرنے کے الزام کے بعد الحوثیوں کی انصار اللہ تحریک کے سینئر عہدیداروں نے بندرگاہ شہر حدیدہ میں ہتھیاروں کی ایک نمائش کی جو یمن میں بنائے گئے ہیں۔ یمن کے سپریم پولیٹیکل کونسل کے صدر صالح صمد اس دورے میں شامل تھے جنہوں نے اس نمائش کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر یمن نیوی کے کمانڈر نے کہا کہ یمن کے اندر ہی منداب 1 میزائل بنائے گئے۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر اس الزام کو دہرایا کہ ایران الحوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ ایران نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے منگل کے دن کہا کہ ایران الحوثیوں کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے اور یہ سعودی عرب کے خلاف ایران کی سیدھی جارحیت ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے بتایا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ الحوثیوں کو ایران کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی کو جنگی کارروائی سمجھا جائے گا۔ اس بات چیت کے دوران برطانیہ کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر الحوثیوں کے میزائل حملے کی مذمت کی۔ جانسن نے اس بات کو دہرایا کہ برطانیہ سیکیورٹی خطروں سے نمٹنے میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں لیڈرز نے دنیا اور خطے کے حالات کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کارروائی کے اپنے حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں دخل اندازیاں کر رہا ہے جو خطے کی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے عالمی امن اور سیکیورٹی بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی قومی سلامتی میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بحرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد الخلیفہ نے کہا کہ ایران خطے کے لیے ایک خطرہ ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्या ईरान और सऊदी अरब टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? रियाद ने तेहरान पर लगाया सीधी जारहियत का इल्जाम, कहा जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी इल्जामात के बाद अल-हूसियों ने हुदैदा में की यमन में बने हथियारों की नुमाइश। यमन के जिलावतन सदर मंसूर हादी सऊदी अरब में नजरबंद कर दिए गए। एसोसिएटेड प्रेस ने किया दावा। साद हरीरी अबुधाबी पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने की सऊदी क्रैकडाउन की तायीद, कहा गिरफ्तार किए गए लोगों ने मुल्क को निचोड़ लिया था। ट्रंप साउथ कोरिया पहुंचे, सदर मून जाइन से मुलाकात, कई बिलियन डॉलर्स के हथियार बेचने का किया समझौता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की म्यांमार की सख्त मजम्मत, कहा रोहिंग्यों पर ताकत का इस्तेमाल फौरी बंद किया जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सूरत हाल से निमटने के लिए पार्किंग फी 4 गुना बढ़ाने का फैसला। केजरीवाल ने कहा शहर गैस चैम्बर बन गया। नोटबंदी का 1 साल, मनमोहन सिंह ने कहा मुनज़्ज़म लूट थी। जेटली ने दिया जवाब, लूट तो यूपीए दौर में मची थी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात की। इस मौके पर फलस्तीनी ग्रुपों हमास और फतह के दरमियान सुलह के समझौते के बारे में बातचीत की गई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि महमूद अब्बास सीसी से मुलाकात के बाद सऊदी अरब रवाना हो गए, जहां वो रियाद में शाह सलमान से मिलने वाले हैं। वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। इजिप्ट के सदर महमूद अब्बास को यकीन दिलाया कि इजिप्ट फलस्तीनियों के अख्तिलाफात को खत्म करने और फलस्तीन मसले के हल के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगा। सीसी और महमूद अब्बास के दरमियान ये मुलाकात इजिप्ट के तफरीही मकाम शर्म अल शेख में जारी वर्ल्ड यूथ फोरम की कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में नामालूम लोगों ने एक प्राइवेट टीवी चैनल पर हमला कर दिया। शुरुआती खबरों के मुताबिक कम से कम 2 लोग हलाक हुए, जिनमें एक औरत शामिल है। कई लोग जख्मी भी हुए। इस हमले के बाद टीवी चैनल के प्रोग्राम्स फौरी बंद हो गए। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि टीवी चैनल के पास फायरिंग और धमाकों की आवाजें गूंज उठी। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद ज्यादा भी बताई गई है, लेकिन तस्दीक सिर्फ 2 लोगों की गई है। यह भी कहा गया कि यह हमला आईसिस ने किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने एक बार फिर कहा है कि ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील की शर्तों पर पूरी तरह से अमल कर रहा है। IAEA के डायरेक्टर योकियो अमानो ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की हुकूमत और फौज के क्रैकडाउन की मजम्मत की गई। सिक्योरिटी काउंसिल ने राखीन रियासत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें राखीन में मुनज़्ज़म तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों, उनकी औरतों और बच्चों को हलाक करने, डराने धमकाने और उनके खिलाफ जिनसी जराइम के इल्जामात का हवाला दिया गया। यह भी कहा गया कि रोहिंग्यों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके घरों को आग लगाई जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार की हुकूमत से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि राखीन में फौजी ताकत का इस्तेमाल फौरी बंद हो। म्यांमार की हुकूमत से कहा गया कि वो लोगों के बीच फर्क न करे और इंसानी हुकूक की हिफाजत करे, चाहे लोगों का मजहब और नस्ल कोई भी हो। इन लोगों को आज़ादी से आने जाने दिया जाए और इन लोगों को बराबरी की बुनियाद पर सहूलतें पहुंचाई जाएं। तकरीबन 10 साल के अरसे में सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से म्यांमार पर यह सबसे सख्त तनकीद है। सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार के इत्तेहादी चाइना की मुखालिफत की वजह से ऐसी करारदाद मंजूर नहीं की जा सकी जिसे लाजमी तौर पर लागू किया जा सकता था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार के सफीर ने इस बयान पर तनकीद की और कहा कि यह बयान झूठे सबूतों और इल्जामात की बुनियाद पर तैयार किया गया है।
अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एशिया दौरे की। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका से कई बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन के साथ सोल में मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने साउथ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स को बेहतर बनाने से इत्तेफाक किया है। ट्रंप 2 दिन के दौरे पर सोल पहुंचे। वो एशिया के अहम दौरे पर हैं, जिसके दौरान नॉर्थ कोरिया के हथियारों का प्रोग्राम एक अहम मौजू है। ट्रंप ने कहा कि साउथ कोरिया अमेरिका से जंगी हवाई जहाज, मिसाइल्स और जरूरत की दूसरी चीजें और हथियार खरीदेगा। साउथ कोरिया में अमेरिका के कोई 28,000 सिपाही तैनात हैं। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने इन हथियारों की डील की तस्दीक की और कहा कि साउथ कोरिया अपनी फौजी सलाहियतें बढ़ाने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदेगा। ट्रंप ने साउथ कोरिया से पहले जापान का दौरा किया था। अमेरिकी सदर ने इस मौके पर साउथ कोरिया और अमेरिका के दरमियान ताउन और मून जाए इन की तारीफ की। मून जाए इन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन जरूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी पूरी फौजी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर को जिंदगियों को खतरे में डालने से रोकने के लिए हर जरूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसीलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि नॉर्थ कोरिया बातचीत करे। ये नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए बेहतर होगा। साउथ कोरिया के दौरे में सोल में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। ये लोग खित्ते के मामलात के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे। ये लोग नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग जैसे हालात पैदा करने के बारे में फिक्रमंदी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के बारे में अमेरिका के बयानात से खित्ते में एक और जंग छेड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग रवाना होने से पहले सोल में कहा कि चाइना के सदर शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया से निपटने में काफी मददगार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि रशिया भी मददगार साबित होगा। पाकिस्तान की एक एंटी करप्शन कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के केस की सुनवाई 4 शंबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस केस में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर भी मुल्जिम हैं। दिल्ली के लोग जहरीली हवाओं में सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माहौलियात के बारे में मुकर्रर की ये अथॉरिटी ने ऐसे में दिल्ली में आलूदगी और पोल्यूशन की खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए पार्किंग फी में 4 गुना इजाफा करने और मेट्रो के किरायों में कमी की तजवीज़ पेश की है। इस अथॉरिटी ने दिल्ली हुकूमत और पड़ोसी रियासतों से कहा कि वो बेहतर सड़कों को यकीनी बनाए और जुफ्त ताक या ऑड इवन स्कीम पर अमल करे। पार्किंग फी में इजाफा कौमी दारुलहुकूमत में आने वाले शहरों के लिए भी लागू होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में पोल्यूशन की सतह कई गुना बढ़ गई है। इस दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक बड़ा गैस चैम्बर करार दिया। दिल्ली में आलूदगी की वजह से हद नजर बहुत कमजोर और कम हो गई थी और कई ट्रेनें और फ्लाइट्स मुतासिर हुई। हवा के मेयार की जांच के पैमानों से पता चला कि आलूदगी और पॉल्यूशन की सतह काफी बढ़ गई है और हवा काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने वजीर तालीम को हिदायत दी है कि वो कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने पर गौर करें। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। साल के इस हिस्से में हर साल ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है, हमें कोई हल निकालना चाहिए। पाबंदी के बावजूद दिल्ली की पड़ोसी रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसान साल के इस वक्त खेतों को जलाते हैं, जिसकी वजह से जहरीला धुआं फैलता है। दिल्ली में आलूदगी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे के दरमियान डॉक्टरों ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। नोटबंदी का 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने नोटबंदी को मुनज़्ज़म लूट करार देने पर साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह पर जवाबी वार किया और कहा कि यूपीए दौर में लूट मची थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक अखलाकी और कदरों पर मबनी कदम था, जिसकी वजह से करप्शन मुश्किल हो गया। जेटली ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि लूट तो 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयले के ब्लॉक्स के अलॉटमेंट में मची थी। वजीर ने साबिक वजीर आज़म को निशाना बनाते हुए कहा कि काले धन के खिलाफ मुहिम एक अखलाकी कदम है। इससे पहले साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने गुजरात के अहमदाबाद में कारोबारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नोटबंदी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और ये एक मुनज़्ज़म लूट थी जिसे कानूनी हैसियत दी गई। 4 शंबे यानी 8 नवंबर को नोटबंदी का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से कई प्रोग्राम्स रखे गए हैं। 8 नवंबर 2016 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक टेलीविजन पर पेश होते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का चलन फौरी बंद करने का ऐलान किया था, जो उस वक्त इस्तेमाल में आने वाली करेंसी का 80% से ज्यादा थे। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस के लिए मुहिम खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के असेंबली इलेक्शंस काफी अहमियत रखते हैं। नोटबंदी और जीएसटी इन इलेक्शंस के अहम मौजूआत हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और अपोजिशन पार्टियों के दूसरे लीडर्स इन इलेक्शंस की मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जुमेरात को एक मरहले में वोटिंग होने वाली है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि वो पाकिस्तान से कहेगी कि वो जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट तलहा रशीद की लाश हासिल कर ले, जो पुलवामा में एक एनकाउंटर में हलाक हो गया। बताया गया कि तलहा जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का भांजा है। जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर अहमद खान ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट के पास से अमरीका में बनी M4 राइफल भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे जो रियासत के दौरे पर हैं, कई लोगों के साथ बातचीत की और कश्मीर मसले के बारे में उनके ख्यालात मालूम किए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्या ईरान और सऊदी अरब टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? रियाद ने तेहरान पर लगाया सीधी जारहियत का इल्जाम, कहा जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी इल्जामात के बाद अल-हूसियों ने हुदैदा में की यमन में बने हथियारों की नुमाइश। यमन के जिलावतन सदर मंसूर हादी सऊदी अरब में नजरबंद कर दिए गए। एसोसिएटेड प्रेस ने किया दावा, साद हरीरी अबुधाबी पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने की सऊदी क्रैकडाउन की तायीद, कहा गिरफ्तार किए गए लोगों ने मुल्क को निचोड़ लिया था। ट्रंप साउथ कोरिया पहुंचे, सदर मून जाइन से मुलाकात, कई बिलियन डॉलर्स के हथियार बेचने का किया समझौता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की म्यांमार की सख्त मजम्मत, कहा रोहिंग्यों पर ताकत का इस्तेमाल फौरी बंद किया जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सूरत हाल से निमटने के लिए पार्किंग फी 4 गुना बढ़ाने का फैसला। केजरीवाल ने कहा शहर गैस चैम्बर बन गया। नोटबंदी का 1 साल, मनमोहन सिंह ने कहा मुनज़्ज़म लूट थी। जेटली ने दिया जवाब, लूट तो यूपीए दौर में मची थी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।